हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 3 वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बता दिए हैं। तो यदि आप लोग पिछला तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज का जो यह वाला क्लास है, यह इस चैप्टर का चौथा क्लास है, यानी कि चौथा पार्ट वीडियो है। और इस क्लास में हम आपको सबसे पहले बताएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में, जो कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ देता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें, कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में ही बताएंगे, और इसके बाद हम आपको आयनिक यौगिक के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेट होकर के, क्योंकि जब तक आप लोग ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कार्बन का। तो कार्बन के बारे में आप लोग जानते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं 2 और 4, यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। कार्बन के बारे में आप लोग जानते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यह जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, बस इतना बिंदु आपको कार्बन के चारों तरफ बैठा देना है। जैसे एक सी लिख दिए और चारों तरफ हम लोग 4 बिंदु दे देंगे, क्योंकि 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 बिंदु दे देंगे। इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उसके 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाहर में बस हमको 5 बिंदु बैठा देना है, यानी कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना भी होगा उतना बिंदु बैठा देना है। जैसे देखिए एक दूसरे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। नाइट्रोजन के बारे में आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। और इसको हम लोग लिखते हैं 2 और 5, यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसी को बोलते हैं 72 कक्षा, यानी कि नाइट्रोजन के 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बस n के चारों तरफ 5 बिंदु दे देना है, जैसे यहां पर हम दिए हैं। जैसे n के चारों तरफ कितना दे देना है, 5 बिंदु। जैसे n हम लोग लिख देंगे और 2 बिंदु दे दिए इधर, 2 बिंदु दे दिए इधर और 1 बिंदु दे दिए इधर, यानी कि किसी भी तरह से 5 बिंदु आपको पूरा कर देना है। और इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और यहां पर कार्बन के बारे में लिखें तो इसको बोलेंगे कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो उम्मीद करते हैं कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना आप लोग समझ गए होंगे। सिर्फ एक लाइन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि 72 कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे बस उतना बिंदु हमको बिठा देना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला देखते हैं आयनिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आयनिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ऑक्सीजन का लेते हैं। ऑक्सीजन के बारे में आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं 2 और 6, यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन यह जो दूसरे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से आप लोग यहां पर देखिए, दूसरे कक्षा में जो 6 इलेक्ट्रॉन है यह चाहेगा कि हम अपना अष्टक पूरा कर लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यह 8 पूरा करना चाहेगा। और 8 पूरा कैसे करेगा, तो 2 किसी से मांग लेगा। जैसे आपके पास 6 रुपया है और आप चाहेंगे कि 8 रुपया हम लोग पूरा कर लें, तो कैसे पूरा होगा, किसी से 2 रुपया कर्जा लेना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन भी यही काम करेगा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है 72 कक्षा में और इसको 8 पूरा करना है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे से कर्जा ले लेगा। और कर्जा लेगा उसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे O+2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी कि ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब कर्जा होता है तो माइनस में होता है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। और यह जो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन आयन।
क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन आयन। और जाहिर सी बात है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन या कर्जा ले लिया तो अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, क्योंकि पहले से 6 था और 2 इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। तो बस ऑक्सीजन के चारों तरफ अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देना है, यानी कि 8 बिंदु दे देना है, और ऊपर में यह भी दिखा देना है कि 2 इलेक्ट्रॉन का यह कर्जा लिया है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का कर्जा लेगा तो ऊपर में बस 1 इलेक्ट्रॉन ही कर्जा दिखाएगा। जैसे यहां पर आप लोग देख लीजिए Cl के बारे में, तो Cl के बारे में आप लोग जानते हैं कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। तो 17 को हम लोग लिखेंगे 2, 8, 7, यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो तीसरे कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके पास 7 है, तो यह चाहेगा कि हम अपना अष्टक पूरा कर लें, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जो 7 है यह एक कर्जा ले लेगा, यानी कि एक दूसरे से मांग लेगा। और जब एक दूसरे से मांग लेगा तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। तो यहां पर देख लीजिए हम 1 इलेक्ट्रॉन माइनस दिखा दिए हैं, यानी कि Cl के चारों तरफ 8 लिख करके आपको इस प्रकार से ऊपर में 1 इलेक्ट्रॉन माइनस दिखा देना है। तो बस इसी प्रकार से हम लोग आयनिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आयनिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में समझ गए होंगे। अब उसके बाद आता है अणु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसको कि हम लोग अधातु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बोलते हैं। तो अब चलिए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। आप लोग एक बात कभी ना कभी जरूर गेस किए होंगे कि हाइड्रोजन को हम लोग जब लिखते हैं तो H2 लिखते हैं, सिर्फ H क्यों नहीं लिखते हैं? कभी आप लोग इस बात पर विचार किए हैं कि हाइड्रोजन को सिर्फ H क्यों नहीं लिखते हैं, H2 हमेशा क्यों लिखा जाता है? तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि H2 क्यों लिखते हैं, सिर्फ H क्यों नहीं लिखते हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं, और जब इस बात को समझ जाइएगा तो अधातु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आप लोग समझ जाइएगा। चलिए, तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, यानी कि इसके 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो यह जो हाइड्रोजन है इसके पास पहले से कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पहले कक्षा में आप लोग जानते हैं कि कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह जो हाइड्रोजन है यह चाहेगा कि हम अपना कक्षा पूरा कर लें, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन आने के लिए इसके पास चूंकि पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है, यह 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि दूसरे हाइड्रोजन से यह ले लेता है। लेकिन जब दूसरे हाइड्रोजन से यह इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है। तो क्या करता है कि यह आपस में सहसंयोजक बंधन बना लेता है, यानी कि यह वाला जो हाइड्रोजन है वह इससे कहता है कि जब तुम्हारा जरूरत पड़ेगा तो तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लेना और अपना 2 पूरा कर लेना, और जब हमारा जरूरत पड़ेगा तो हम तुमसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और हम अपना 2 पूरा कर लेंगे। यानी कि यह दोनों क्या करता है कि आपस में सहसंयोजक बंधन कर लेता है। इस प्रकार से दोनों अटैच हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ऑक्सीजन के बारे में आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के 12वीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यह क्या करेगा कि एक दूसरा ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन कर्जा ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा कि हमको अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो यह क्या करेगा कि कभी कभी इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जब इसका मन करेगा तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे यहां पर हम दिखा दिए हैं, देख लीजिए ऑक्सीजन अणु और यहां पर है हाइड्रोजन अणु। तो यहां पर जो इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन मिलता है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और दोनों मिल करके अपना बंधन पूरा करते हैं। इसीलिए हमेशा H नहीं लिखा जाता है बल्कि H2 लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि सिर्फ H क्यों नहीं लिखा जाता है, H2 क्यों लिखा जाता है। उसी तरह से ऑक्सीजन के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि सिर्फ O नहीं लिखा जाता है, O2 लिखा जाता है। अब O2 क्यों लिखा जाता है यहां पर आप लोग देख के समझ जाइए, क्योंकि इसका अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला चीज भी आप लोग समझ गए होंगे, और जब यह चीज समझ गए तो आप लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भली भांति समझ गए। कभी कभी पूछ देता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप लोग देख लीजिए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप लोग यहां पर देख लीजिए। नाइट्रोजन का किस प्रकार से लिखेंगे, तो अब आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। बस लिखने के लिए 2 चीज जरूरी है। पहला, परमाणु संख्या याद रखिए, 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा यह निकालना जान लीजिए। बस आप लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बड़े आराम से लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब यदि समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आयनिक
यौगिक क्या होता है और सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि अगले क्लास में हम आपको आयनिक यौगिक के बारे में बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में बता दिए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं आयनिक यौगिक के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, आयनिक यौगिक धातु प्लस अधातु यानी कि आयनिक यौगिक, यानी कि धातु और अधातु जब आपस में मिलते हैं, जब आपस में विक्रिया करते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो यौगिक बनता है इसे ही हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। तो यदि आपके परीक्षा में पूछ दिया जाए कि आयनिक यौगिक का परिभाषा क्या होता है, तो सिंपल सा परिभाषा आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि जब धातु और अधातु आपस में क्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप जो यौगिक का निर्माण होता है, जो यौगिक बनता है, इस यौगिक को ही आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक के बारे में तो आप लोग जान गए। अब सहसंयोजक यौगिक के बारे में भी आप लोग जान जाइए। जिस प्रकार से धातु जोड़ अधातु बराबर आयनिक यौगिक होता है, तो अधातु जोड़ अधातु यानी सेम इसी तरह से हम लोग परिभाषा लिख देंगे कि जब अधातु और अधातु, ध्यान रखिएगा, अधातु और अधातु आपस में क्रिया करते हैं, तो आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होता है इसे हम लोग सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, धातु और अधातु जब मिलेगा तो आयनिक यौगिक, और अधातु और अधातु मिलेगा तो सहसंयोजक यौगिक। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि धातु और अधातु को मिला दिए, अधातु और अधातु को भी मिला दिए, लेकिन जब धातु और धातु मिलेगा तो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी धातु और धातु आपस में क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, कभी भी धातु और धातु आपस में क्रिया नहीं करते हैं, यानी कि कभी भी दो धातु आपस में क्रिया नहीं करेगा। धातु और अधातु मिलकर के कर लेगा, अधातु और अधातु मिलकर के कर लेगा, लेकिन कभी भी एक समान धातु या फिर अलग अलग दो धातु आपस में क्रिया नहीं करेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आयनिक यौगिक के बारे में तो आप लोग समझ गए। अब हम आपको आगे बताएंगे आयनिक यौगिक के गुण के बारे में कि आयनिक यौगिक के कौन कौन से गुण धर्म होते हैं। लेकिन गुण को समझने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि धनायन क्या होता है और ऋणायन क्या होता है, क्योंकि जब तक धन आयन और ऋण आयन के बारे में आप लोग नहीं जानेंगे, आपको आयनिक यौगिक का गुण समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि धन आयन क्या होता है और ऋण आयन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, धन आयन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यानी कि किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देना। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि नाइट्रोजन लिखना है तो Na लिख दिया और ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन प्लस दे देता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऊपर में जब प्लस का साइन रहता है तो इसी को हम लोग धनायन बोलते हैं, और जब ऊपर में माइनस का साइन रहता है तो इसको हम लोग ऋण आयन बोलते हैं। अब चलिए धनायन और ऋण आयन कैसे निकालते हैं इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का हम लोग उदाहरण ले लिए, तो नाइट्रोजन के बारे में आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो 11 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 8 1 लिखेंगे, यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम आपको तीसरे क्लास में ही बताए थे कि नाइट्रोजन हमेशा चाहेगा कि यह वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है इसको किसी दूसरे को दे दें, ताकि हमारे जो बाहतम कक्षा में है वह 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब यह वाला 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन किसी दूसरे को दे देगा तो यह वाला जब 1 इलेक्ट्रॉन हट गया तो फिर बाहर में 8 बच जाएगा, और आप लोग जानते हैं कि बाहतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब कि उसका अष्टक पूरा हो गया। तो यहां पर नाइट्रोजन क्या चाहेगा कि यह वाला 1 इलेक्ट्रॉन का हम त्याग कर दें। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का हम क्या करें, तो हम त्याग कर दें। तो आप लोग यहां पर ध्यान से समझिए, 1 इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा, जैसे तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझिए, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका मतलब कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। ठीक है, जब परमाणु संख्या 11 है तो इसका मतलब कि 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो जब 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि -11 और +11 कट के 0 हो जाएगा। लेकिन जब यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो माइनस इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर जो -11 इलेक्ट्रॉन था अब घट के -10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का तो यह त्याग कर दिया। तो -10 इलेक्ट्रॉन और +11 प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा, +1 नीचे बच जाएगा, और यह जो +1 हो गया इसी को बोलते हैं धन आयन, और यदि माइनस में आता तो इसको बोलेंगे ऋण आयन। तो आप लोग यहां से समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब चलिए यहां पर हम आपको दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैग्नीशियम के बारे में आप लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु
संख्या कितना होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 2 8 2, यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैग्नीशियम चाहेगा कि यह वाला जो अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है इसको हम त्याग कर दें, ताकि हमारे दूसरे कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन है वह पूरा हो जाए। तो मैग्नीशियम हमेशा चाहेगा कि यह 2 इलेक्ट्रॉन का हम त्याग कर दें, और जब 2 इलेक्ट्रॉन का यह त्याग कर देगा तो Mg पर 2 प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 1 प्लस में आ जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Mg पर 2 प्लस में आ जाएगा, और जितना प्लस में रहेगा इसको हम लोग धनायन बोलेंगे। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर में प्लस का साइन आ गया तो इसको धनायन बोलेंगे, अगर ऊपर में माइनस का साइन आ गया तो इसको हम लोग ऋणायन बोलेंगे। और ध्यान रखिएगा कि सभी धातु धनायन का निर्माण करते हैं, यानी कि जितने सारे भी तत्व हैं उसमें जितने सारे भी धातु हैं तो सभी धातु धन आयन बनाते हैं। क्योंकि हम आपको दूसरे क्लास में बताए थे कि जो भी धातु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। जितने सारे भी धातु होते हैं सभी के सभी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं लेकिन अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो यहां पर जितने सारे भी धातु हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे ऊपर में प्लस उतना जुड़ जाएगा, और जितना ऊपर में प्लस जुड़ेगा वह धन आयन का, और जितना ऊपर में प्लस आएगा वही धनायन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में देख लिए, नाइट्रोजन पर 1 प्लस है, यहाँ पर मैग्नीशियम पर 2 प्लस है, तो प्लस में है इसका मतलब कि धनायन है। तो उम्मीद करते हैं कि धनायन के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यदि धनायन के बारे में समझ गए हैं तो ऋणायन समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ऋण आयन क्या होता है, और यह चीज़ हमेशा अधातु में होता है क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एक उदाहरण ले लिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखेंगे 2 और 6। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, 2 6 लिखेंगे, क्योंकि 12वीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन यह जो 6 इलेक्ट्रॉन है यह हमेशा चाहेगा कि अपना अष्टक पूरा कर लें, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें और अब अपने कक्षा को फुलफिल कर लें। तो यह 6 से 8 बनने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से कर्जा ले लेगा। ठीक है, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से कर्जा ले लेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन का कर्जा ले लेगा तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के पास 2 कर्जा हो गया। तो यहां पर किस प्रकार से लिखेंगे, O पर 2 माइनस लिखेंगे। और यहां पर देख लीजिए, जब ऊपर में माइनस का साइन आ जाए तो इसी को हम लोग ऋण आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋण आयन बोलते हैं। जैसे यहां पर एक दूसरे एग्जांपल के माध्यम से आप लोग समझिए Cl, यानी कि हम लोग क्लोरीन का एग्जांपल ले लिए। तो क्लोरीन के बारे में आप लोग जानते हैं कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो 17 होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 8 7 लिखेंगे, यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर तीसरे कक्षा में जो 7 इलेक्ट्रॉन है यह हमेशा चाहेगा कि अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए यह किसी दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन कर्जा लेगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन का कर्जा लेगा तो Cl पर 1 माइनस हो जाएगा। अगर 2 का कर्जा लेता तो Cl पर 2 माइनस हो जाता, 3 का कर्जा लेता तो Cl पर 3 माइनस हो जाता। इस प्रकार से जितना कर्जा लेगा ऊपर में उतना माइनस आ जाएगा। तो चूंकि क्लोरीन 1 कर्जा लिया है तो ऊपर में Cl माइनस हो जाएगा, और यही जो Cl माइनस आ गया इसी को हम लोग ऋण आयन बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, यह कर्जा लेने वाला काम कौन करता है, तो अधातु करता है, और कर्जा देने वाला काम कौन करता है, तो देने वाला काम धातु करता है, लेकिन लेने वाला काम कौन करता है, अधातु करता है। इसलिए सभी अधातु ऋणायन होते हैं और सभी धातु धन आयन होते हैं। क्योंकि धातु देता है इसलिए धन आयन है, लेकिन अधातु लेता है इसलिए यह ऋण आयन है। तो ध्यान रखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग धनायन और ऋणायन कहने का मतलब समझ गए होंगे। अब यदि आप लोग धनायन और ऋणायन कहने का मतलब समझ गए हैं तो अब आप लोग यहां से समझिए कि आयनिक यौगिक के गुण धर्म, यानी कि आयनिक यौगिक के कौन कौन से गुण होते हैं इसके बारे में समझना आपके लिए अब ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहां पर हम आपको आयनिक यौगिक के बारे में बता दिए कि जब धातु और अधातु आपस में क्रिया करते हैं, और जब क्रिया करने के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होता है इसे हम लोग आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक बोलते हैं। तो आयनिक यौगिक का परिभाषा तो हम आपको ऊपर में भी बता दिए। अब
अब चलिए हम लोग समझते हैं कि आयनिक यौगिक के कौन कौन से गुण धर्म होते हैं। तो चलिए, सबसे पहला गुण होता है भौतिक प्रकृति। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला गुण होता है भौतिक प्रकृति, यानी कि धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाला आकर्षण बल काफी मजबूत होता है और यह भंगुर होता है। भंगुर कहने का मतलब कि टूट जाता है, ठीक है। भंगुर कहने का मतलब टूट जाता है। यह भंगुर क्यों होता है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछ देगा कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होता है, लघु उत्तरीय का प्रश्न बन जाएगा। देखिए यहां पर तो टॉपिक में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आंसर से भी एक प्रश्न बन जाएगा कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होता है। और यही जो प्रश्न बन रहा है इसको हम अलग अलग कर करके आगे हम आपको बताएंगे, यानी कि आगे हम आपको प्रश्न बताएंगे कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होता है। इस प्रकार से जितने सारे भी प्रश्न बनेंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग यहां पर समझ लीजिए कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होता है। तो क्योंकि धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाला जो बल होता है यह काफी मजबूत होता है, इसलिए आयनिक यौगिक भंगुर होता है। तो सबसे पहला गुण आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है कि धन आयन और ऋण आयन। धन आयन के बारे में हम आपको बता दिए और ऋण आयन के बारे में बता दिए। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है यह काफी मजबूत होता है और यह भंगुर होता है। चलिए, अब दूसरा गुण हो जाएगा गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। कह रहा है कि धन आयन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण इसके बंधन को तोड़ने में काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि आयनिक यौगिक का जो बंधन होता है जो धन आयन और ऋण आयन से बना होता है, तो इसलिए इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लग जाता है और इसलिए कहा जाता है कि आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग किसी चीज को गला रहे हैं और वह जल्दी नहीं गल रहा है, इसका मतलब उसका गलनांक बहुत ज्यादा है, क्वथनांक बहुत ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है, तो क्योंकि उसके बीच जो आकर्षण बल लगा हुआ है धनायन और ऋणायन के कारण, यह आकर्षण बल काफी ज्यादा मजबूत है। जब आकर्षण बल मजबूत नहीं रहता तो तुरंत गल जाता, लेकिन बल उसके पास ज्यादा है इसलिए देर से गल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा गुण भी आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद तीसरा गुण है घुलनशीलता। ध्यान रखिएगा, आयनिक यौगिक का तीसरा गुण है घुलनशीलता। कह रहा है कि यह प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। यानी कि जो आयनिक यौगिक होता है यह प्रायः जल में घुलनशील होता है, लेकिन पेट्रोल, किरोसिन, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होता है। यानी कि आयनिक यौगिक को यदि आप लोग जल में घोलेंगे तो वह आसानी से घुल जाएगा, लेकिन पेट्रोल में घोलेंगे, किरोसिन में घोलेंगे, डीजल में घोलेंगे तो यह जल्दी नहीं घुलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 3 गुण हम आपको बताए। अब आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से आयनिक यौगिक होते हैं जो पेट्रोल, किरोसिन, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होते हैं। तो यहां पर सबसे पहला हो जाएगा NaCl। NaCl कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड, उसके बाद LiCl लिथियम क्लोराइड, उसके बाद CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। तो यहां पर 4 ऐसे आयनिक यौगिक हैं जो कि पेट्रोल, किरोसिन और कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यहां पर दिया हुआ है कि इसमें सबसे ज्यादा गलनांक एवं क्वथनांक CaO का होता है, जो कि लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर 4 आयनिक यौगिक हम आपको बताए, जिसमें पहला हम आपको बताए NaCl सोडियम क्लोराइड, दूसरा लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। इसमें सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। कितना होता है, तो यहां पर 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यदि एक्यूरेट हम लोग बात करें तो 2572 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन किताब में 3000 डिग्री सेल्सियस दिया रहता है और परीक्षा में भी पूछता है तो 3000 डिग्री सेल्सियस ही देकर के पूछता है। लेकिन एग्जैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा कितना होता है, 2572 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब हम लोग CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तब जाकर के यह गलेगा। समझिए कि इसका गलनांक और क्वथनांक कितना ज्यादा उच्च होता है। तो यहां पर आप लोग आयनिक यौगिक के 3 गुण समझ गए। अब इसके बाद चौथा गुण है विद्युत चालकता। कह रहा है कि आयनिक यौगिक प्रायः विद्युत के चालक होते हैं। यानी कि जितने सारे भी आयनिक यौगिक होते हैं वह सुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत के चालक होते हैं। तो कुल मिलाकर के आयनिक यौगिक के 4 गुण हम आपको बताए। अगर यह वाला प्रश्न पूछ देगा तो समझिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा कि आयनिक यौगिक क्या होता है और आयनिक यौगिक के गुण को लिखें। तो आयनिक यौगिक के बारे में आप लोग तो जान गए
कि जब धातु और अधातु आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण करते हैं इससे हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। और इसके गुण के बारे में हम आपको बताएं, सबसे पहला गुण भौतिक प्रकृति, जिसमें हम आपको बताएं कि धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है यह काफी मजबूत होता है और यह भंगुर होता है। यह भंगुर क्यों होता है इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। अब उसके बाद हम आपको दूसरा बताएं, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि जितने सारे भी आयनिक यौगिक होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है। अब इसके बाद तीसरा हम आपको बताएं घुलनशीलता, कि यह जो आयनिक यौगिक होते हैं यह प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल, किरोसिन और कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होते हैं। और कौन कौन अघुलनशील होते हैं? तो NaCl, LiCl, CaO और MgCl2। और जिसमें CaO के बारे में हम आपको बताएं कि यह जो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका गलनांक एवं क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, यानी कि 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके बाद चौथा गुण बताए कि यह विद्युत का चालक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आयनिक यौगिक के बारे में और आयनिक यौगिक के गुण के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है जबकि चीनी का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, ऐसा क्यों? यानी कि जब हम लोग जल में नमक को घोल देते हैं तो उससे विद्युत धारा आसानी से आर पार हो जाता है, लेकिन जब हम लोग चीनी का विलयन ले लेते हैं तो उसमें विद्युत धारा पार नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि नमक को जल में डालने पर वह आयन के रूप में टूट जाता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी पूछ देता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे जो आपके परीक्षा में पूछता है, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से बस देखते रहिए और कंसंट्रेट होकर के समझिए, तभी आपको यह चैप्टर समझ में आएगा। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पूरे केमिस्ट्री में यह जो तीसरा नंबर चैप्टर है और जो इसके बाद चौथा नंबर चैप्टर है, यही दोनों चैप्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो यह तीसरा और चौथा चैप्टर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग यहां पर ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा था कि नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है लेकिन चीनी वाला विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि नमक को जल में डालने पर वह आयन में टूट जाता है, जबकि चीनी को जल में डालने पर वह आयन के रूप में नहीं टूटता है। और यही कारण है कि नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है जबकि चीनी का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। काफी सिंपल सा जवाब है, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा कि नमक का जो विलयन होता है वह आयन में टूट जाता है। जब हम लोग जल में नमक को डालते हैं तो वह आयन में टूट जाता है, और जब आयन में टूट गया इसका मतलब कि वह विद्युत का चालन करेगा। लेकिन जब चीनी को जल में डालते हैं तो वह आयन में नहीं टूटता है, इसका मतलब कि वह विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो काफी सिंपल सा प्रश्न है और काफी आसान इसका जवाब भी है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखिए, यहां पर प्रश्न आ गया कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं। ऊपर में हम आपको जब आयनिक यौगिक का गुण पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपको बताए थे कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं। तो चलिए यहां पर प्रश्न भी आ गया कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं। तो यदि आप लोग ऊपर में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो यहां पर समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कह रहा है कि क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं। बस एक लाइन में आपको सिंपल सा जवाब बताना है कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं। तो क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है, इसी के कारण वह आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है। अब उसके बाद हम आपको एक चीज और बताए थे कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तो इसके बारे में भी अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तो इसका जवाब होगा कि क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है, जिसके कारण ये मजबूत होते हैं और जिससे इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च हो जाता है, इसलिए यह भंगुर भी होते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ दोनों का एक ही कारण होगा कि आयनिक यौगिक में धन आयन और ऋण आयन पाए जाते हैं, जिसके कारण यह भंगुर भी होता है और इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च भी होता है। तो दोनों प्रश्न में से चाहे कोई भी प्रश्न आपसे पूछ दे, चाहे तो आपसे पूछ देगा कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होता है, तो इसका भी जवाब वही होगा कि क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता
होता है, इसलिए यह भंगुर होता है। या फिर आपसे पूछ देगा कि आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है, तो इसका जवाब भी आपको वही बताना है कि क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है, इसलिए यह काफी ज्यादा मजबूत होते हैं और काफी ज्यादा मजबूत होने के कारण ही इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह दोनों प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यदि आप लोग यहां तक समझ गए हैं तो चलिए आज का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। जो अभी तक हम आपको पढ़ाए इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम आपको दे देते हैं। इसके बाद आज का यह क्लास हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो नीचे कमेंट में बताते चलिएगा। कह रहा है कि आयनिक यौगिक निम्नलिखित में से किसमें विद्युत का चालन करते हैं। तो अभी हम आपको बताएं कि जल में विद्युत का चालन करते हैं, तो इसका जवाब जल हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि धातुएं प्रकृति में दो अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन दो अवस्था में, तो एक स्वतंत्र अवस्था में और दूसरा संयुक्त अवस्था में। कभी कभी यह लघु उत्तरीय में भी पूछ देता है कि धातुएं प्रकृति में कितनी अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जवाब बताना है कि धातुएं प्रकृति में दो अवस्था में पाई जाती है, पहला स्वतंत्र अवस्था और दूसरा संयुक्त अवस्था। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि धातु कहां से सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। जैसे आप लोग सोना के बारे में जानते हैं, चांदी के बारे में जानते हैं, लोहा के बारे में जानते हैं, एल्युमिनियम के बारे में जानते हैं। यह सभी चीज कहां से आता है, जमीन के अंदर से आता है, पृथ्वी को खोद करके निकाला जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा पृथ्वी की भूपर्पाटी से। यानी धातुओं का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है, तो पृथ्वी का भूपर्पाटी। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के ऊपरी परत को ही भूपर्पाटी बोलते हैं, जहां से खनिजों को निकाला जाता है। जो अभी हम आपको ऊपर में बता रहे थे कि धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी की भूपर्पाटी, तो पृथ्वी के ऊपरी परत को ही भूपर्पाटी बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहां पर जो अगला नंबर प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि पृथ्वी की भूपर्पाटी में रहने वाले धातुओं की प्रतिशतता कितनी है, यानी कि हमारे इस पृथ्वी में कौन सा धातु कितना ज्यादा है, इसके बारे में बताना है। जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम 7% है, लोहा 4% है, कैल्शियम 3% है, नाइट्रोजन 2.5% है, उसके बाद पोटेशियम 2.5% है, मैग्नीशियम 2% है, उसके बाद टाइटेनियम 0.6% है। तो इस प्रकार से यहां पर जितने भी सारे धातु का नाम हम आपको बताए, तत्व का नाम बताए, सभी की प्रतिशतता आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि हमारे पृथ्वी की भूपर्पाटी में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्री जल में पाए जाते हैं, यानी कि NaCl हो गया, MgCl हो गया, यह सभी हमारे पृथ्वी के भूपर्पाटी में नहीं मिलते हैं, बल्कि समुद्री जल में मिलते हैं, यानी कि समुद्र की तलहटी में मिलते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि भूपर्पाटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, तो इसको खनिज कहते हैं। इसी क्वेश्चन को उलट करके भी पूछा जा सकता है कि खनिज किसे कहते हैं। भूगोल का भी प्रश्न बन सकता है और यहाँ पर केमिस्ट्री का भी प्रश्न बन सकता है। भूगोल में भी आपसे पूछ देगा कि खनिज किसे कहते हैं, तो इसका जवाब आपको बताना है कि भूपर्पाटी में, या फिर लिखेंगे कि पृथ्वी के भूपर्पाटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को ही हम लोग खनिज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है कि वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से निकाला जा सके तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अयस्क बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि वैसा खनिज जिससे धातु आसानी से प्राप्त किया जा सके या फिर कम खर्चे में प्राप्त किया जा सके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो पृथ्वी से जितने सारे भी सामान हम लोग निकाल रहे हैं उसको हम लोग खनिज बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि जब सब कुछ हम लोग निकाल रहे हैं तो उसमें से कुछ धातु ऐसा होगा जो कि बहुत ज़्यादा आसानी से प्राप्त हो जाएगा, कम खर्चे में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह खनिज तो है ही। इसलिए बोला गया है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यानी कि हमारे पृथ्वी से जितना भी खनिज निकल रहा है सभी को हम लोग सस्ते में उपयोग नहीं कर सकते हैं, सभी को कम खर्च में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह वाला लाइन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। इस वाले लाइन में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज करते हैं, उल्टा बोल देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हैं।
अब चलिए हम आपको कुछ अयस्कों के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से अयस्क हमारे इस भूपर्पटी से निकाले जाते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि 2 अयस्क का नाम लिखिए, या फिर बोल देगा कि 2 ऑक्साइड अयस्क का नाम लिखिए, 2 सल्फाइड अयस्क का नाम लिखिए, 2 कार्बोनेट अयस्क का नाम लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछ देता है, तो इसका जवाब कैसे लिखना है आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे पूछ दिया कि 2 ऑक्साइड अयस्क का नाम लिखिए, तो हम लोग लिख देंगे हेमाटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, क्यूपराइट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कोरंडम का फॉर्मूला Al2O3 होता है, हेमाटाइट का Fe2O3 होता है, मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है, उसके बाद क्यूपराइट का Cu2O होता है। तो यह जितने सारे भी 4 अयस्क बताए, यह सभी के सभी ऑक्साइड अयस्क हैं। उसके बाद सल्फाइड अयस्क में कौन कौन आता है, तो कॉपर पाइराइड्स आता है, आयरन सल्फाइड आता है, उसके बाद कॉपर ग्लांस आता है, सीनेबार आता है, जिंक ब्लेड आता है। यह सभी के सभी सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। इसका सूत्र भी हम नीचे लिख दिए हैं, यदि आप लोगों को सूत्र भी याद करना है तो देख लीजिएगा। उसके बाद अगला है कार्बोनेट अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क में आता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीज कार्बोनेट, कैलेमाइन। इस प्रकार से जितने सारे भी अयस्क हैं सब के सब कार्बोनेट अयस्क का उदाहरण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक भर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी बताए हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है। सांद्रण कहने का मतलब होता है शुद्धिकरण, ध्यान रखिएगा। यानी कि अयस्कों का शुद्धिकरण क्यों किया जाता है, सांद्रण क्यों किया जाता है। तो यह वाला प्रश्न जो है यह बहुत ही बड़ा प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। चूंकि यह वाला चैप्टर थोड़ा लंबा है और इससे आगे वाला चैप्टर तो और ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए जब लंबा चैप्टर है तो ज़्यादा पार्ट बनेगा। इसलिए इसके आगे जितने सारे भी प्रश्न शेष बचे हुए हैं इसका जवाब हम आपको अगले वीडियो में देंगे। यानी कि अगले क्लास में आपको इसके आगे बताएंगे कि अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपको जो कुछ भी बताए हैं एक एक चीज आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग भली भांति समझ गए हैं तो कृपया करके जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।